ओम जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो विषय पर आते हैं। भाई श्री नरेंद्र मोदी यानी चौकीदार का चौकीदार बनना, प्रधानमंत्री बनना संयोग है या प्रयोग? और आज कोरोना वायरस का भारत में आना संयोग है या प्रयोग? वहां से लेकर के तो शुरू कहां से होती है ये कहानी, या ये संयोग और प्रयोग का संयम कहां से शुरू होता है? मेरे दोस्तों, यह शुरू होता है 2001 से। नरेंद्र मोदी साधारण से कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और अपनी वाकपटुता और अपनी साजिशी नेतृत्व के नाते वो धीरे धीरे मैं जहां तक मुझे याद है कि ये मुख्यमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सचिव और प्रेस में बैठने वाले भी थे, प्रवक्ता थे। तो उस वहां से यह कहानी शुरू होती है। 2001 में आपको पता होगा 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया गुजरात में। बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत जान माल का नुकसान हुआ, बहुत हानि हुई। पूरा गुजरात हिल गया, या यूं कहें कि पूरा देश हिल गया था, स्तब्ध रह गया था उस घटना से। वहां से प्रादुर्भाव होता है, वहां से शुरुआत होती है नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर की, अगर सही में माना जाए तो वहां 2001 में 26 जनवरी 2001 में जब भूकंप आया तो केशुभाई पटेल वहां के मुख्यमंत्री थे। वो पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे थे, अस्वस्थ भी थे और केशुभाई पटेल की छवि भी खराब हो रही थी। और आप समझ सकते हैं कि भूकंप आने के बाद तो किसी की भी छवि खराब होगी ही होगी। तो उसी समय 7 अक्टूबर 2001 को भाई श्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर के केंद्र से उन्हें भेजा गया। तब वहां के वो चुने हुए, विधानसभा में चुने हुए नहीं थे। वो मुख्यमंत्री बनकर के विधानसभा वहां गुजरात गए, गुजरात में मुख्यमंत्री बने। अब मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों, क्योंकि बस वही एक संयोग इनके जीवन में मेरे हिसाब से हुआ है और बाकी सब प्रयोग हुआ है। वही एक इनके लिए संयोग, दूसरे के लिए तो वो भी कुयोग ही था, इनके लिए संयोग बना। वो संयोग था, वो कुयोग था वहां का भूकंप आना और केशुभाई पटेल का मुख्यमंत्री होना। और ये मुख्यमंत्री जब बन के गए तो इन्होंने अपने लिए जमीन शुरू कर दी, अपने लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया। तो 2001 में 7 अक्टूबर को ये गुजरात के मुख्यमंत्री बन के गए। अक्टूबर, ध्यान रखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, दोस्तों मात्र पांचवें महीने में एक प्रयोग होता है। अब उसे संयोग समझिए या प्रयोग समझिए। एक प्रयोग मात्र 5 महीने मुख्यमंत्री काल में, और वहां की जनता वैसे भी नाराज थी, अविश्वास का वातावरण था। लोग केशुभाई पटेल से खुश नहीं थे तो नरेंद्र मोदी से भी खुश नहीं थे, क्योंकि इतने जल्दी कोई मिरेकल्स कोई कर नहीं सकता, खुश न होना लाजिमी था। लेकिन मात्र 5वें महीने में एक प्रयोग होता है दोस्तों, और वो प्रयोग है गोधरा कांड। उसे आप संयोग माने, कोई संयोग माने, लेकिन मैं उसे प्रयोग मानता हूं। वो आपके चौकीदार यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी का प्रयोग था, और वो प्रयोग था गोधरा कांड। 59 हिंदू
कार सेवक उन्हें कहा गया, लेकिन हिंदू तीर्थयात्री थे जो अयोध्या में आकर के लौट रहे थे। अयोध्या में उस समय कोई ऐसी कार्य सेवा नहीं चल रही थी जिसके लिए वो आए रहे होंगे, तो निश्चय ही वो एक यात्री थे जो लौट रहे थे। उन्हें गोधरा में बोगी में बंद करके जला दिया जाता है। 59 लोग जल करके मर गए। वो एक प्रयोग था, यह मेरा मानना है। वो संयोग भी हो सकता है, आपको तय करना है कि उसे आप संयोग मानते हैं या प्रयोग। मैं प्रयोग मानता हूं। क्यों? क्योंकि उसके कोई लॉजिक्स नहीं है, उसका कोई तर्क नहीं है कि अगर सुपरमैन मुख्यमंत्री है वहां, तो एक बोगी में 59 लोगों को जलाकर मार दिया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि उसे मुसलमानों ने जलाकर मार दिया। मैं नहीं मानता। अगर वहां मुसलमान रहे भी होंगे तो वो भी आपके चौकीदार की साजिश का हिस्सा रहा होगा, यह मेरा मानना है। मैं नहीं मानता कि वो संयोग था। मैं 100% इस बात के लिए अडिग हूं। ये मैं कहता हूं कि वो एक प्रयोग था, आपके चौकीदार द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा था। क्योंकि आपके चौकीदार को आगे जरूरत थी। क्या जरूरत थी वो मैं अभी बता रहा हूं। तो दोस्तों, गोधरा कांड होता है और ऐसे ही किसी प्रयोग की आपके चौकीदार को जरूरत थी। क्योंकि यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद की घटनाएं जब आपको बताऊंगा, गोधरा से लेकर पुलवामा तक, तब आपका दिमाग हिल जाएगा कि कितने प्रयोग हुए हैं। और ये संयोग इतने संयोग तो नहीं हो सकते एक आदमी के साथ। और सारे संयोग सिर्फ चौकीदार के साथ ही होते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ ही होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरा मानना है वो एक साजिश थी और उस साजिश में 59 लोगों को जलाया गया और उसके बहाने गुजरात में पूरी तरह से दंगा करवा दिया गया। उसमें हिंदू भी मरे, उसमें मुसलमान भी मरे, उसमें हजारों लोग मारे गए। 3 दिन तक वो कत्लेआम चलता रहा। जैसे वो प्रयोग बाद में आपने दिल्ली में भी देखा होगा, वो और दिन चलता और भी मरते, लेकिन स्थिति कुछ और थी और कारण भी कुछ और था। तो वो प्रयोग क्यों किया गया, गोधरा में ट्रेन क्यों जलाई गई, और उस गोधरा में ट्रेन जलाने के पीछे क्या किया गया, पूरे गुजरात में दंगा फैला दिया गया। और वही सुपरमैन मुख्यमंत्री था जो आज अपने आप को सुपर प्रधानमंत्री कहता है, यही उस समय भी मुख्यमंत्री था। तो इसे मैं संयोग नहीं मानता, इसे मैं प्रयोग मानता हूं। और परिणाम क्या हुआ दोस्तों? तो उस गोधरा हत्याकांड के बाद पूरे गुजरात में दंगा हुआ। उस दंगे में हजारों लोग मारे गए और जो लोग मारे गए उनकी लाशों पर बैठकर, चढ़कर आपके चौकीदार फिर से मुख्यमंत्री बने। कैसे? 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मुख्यमंत्री बनने के मात्र 5 महीने बाद। सात अक्टूबर को नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए थे, वो भी दुर्घटना से। और 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ और दंगे हुए। 18 दिसंबर, अब समझ लीजिए कि ठीक 8 महीने बाद 18 दिसंबर महीने में चुनाव होता है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होता है और 18 दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीतती है
और सरकार बनाती है। यह संयोग था या प्रयोग? अब आप खुद सोच लीजिए। 5 महीने पहले एक सुपरमैन मुख्यमंत्री बनता है, 5 महीने बाद उसे लगता है कि किसी भी कीमत पे, क्योंकि गोधरा का साइड इफेक्ट जरूर होता, एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती, उससे पहले भी उन्हीं की सरकार थी, केशु भाई पटेल कुछ अच्छा नहीं किए थे और यह भी जाकर के बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, तो उसका साइड इफेक्ट यह होता कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार जाती। तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 8 महीने पहले एक प्रयोग किया गया, गोधरा कांड करवाया गया और उसके बहाने दंगा करवाया गया और हिंदू मुसलमान को मुद्दा बना करके दिसंबर 2002 में फिर से चुनाव जीत लिया गया और मुख्यमंत्री बन गए। अब आप इसे संयोग माने तो मान सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रयोग मानता हूं, क्योंकि मैं ऐसे कई संयोग आपको बताऊंगा जिसको सुन करके भी आप हिल जाएंगे। कई संयोग मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक संयोग नहीं। दोस्तों, उसके बाद आपने देखा गोधरा कांड से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी थे, कहीं उनको तबादला किया गया, मारा गया, जेल भेजा गया, यानी उनकी जबान बंद करने के लिए, यानी ये आपके चौकीदार का प्रयोग था, ये सामने ना आए, इसको बंद करने के लिए, इसको दबाने के लिए, पता नहीं यहां तक कि जज का कत्ल भी करवाया गया। ये सारा कुछ संयोग नहीं था, ये सब कुछ प्रयोग, मैं इसे प्रयोग मानता हूं, क्योंकि बाकी और भी बहुत से प्रयोग, इतने संयोग एक साथ नहीं हो सकते। 5 महीने पहले किसी का मुख्यमंत्री बनना, 5 महीने बाद गोधरा में दंगा करवाना, ट्रेन जलवाना, गोधरा में दंगा करवाना और उसके बाद चुनाव लड़ना, 8 महीने बाद चुनाव जीत जाना लाजमी। जब मुद्दा हिंदू मुसलमान का बन गया था तो जीतना ही था। देश का दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो गया और एक साजिशकर्ता का मनोबल बढ़ने लगा और अगेन वो फिर से साजिश करने लगा। दोस्तों, 2002 में जब वो पहली बार चुन करके मुख्यमंत्री बन के आए, तो 2007 तक उन्होंने पूरी ताकत लगा दी हिंदू मुसलमान का मुद्दे को विकसित करने में। वैसे आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी सीधे उन्होंने कहा भी था कि राजधर्म का पालन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, उन्हें हटाया जाए, लेकिन नहीं हटाया जा सका क्योंकि दबाव था पूंजीपतियों का। यही महारानी ईरानी जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था, बाद में वो भी सेटल हो गया। यह प्रयोग आगे चलता रहा दोस्तों। 5 साल तक सिर्फ इस मुद्दे को शेप दिया गया, इस मुद्दे को पॉलिश किया गया और यह लोगों को समझाने में देश के पूंजीवादी लोग और जो नरेंद्र मोदी पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो नरेंद्र मोदी को एक प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किए थे, उन्होंने देश को बरगलाने में कामयाब हो गए। 2007 का फिर चुनाव आया। 2007 का चुनाव एक मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, विकास के मुद्दे पर, क्योंकि उस समय तक नरेंद्र मोदी को भी लगने लगा था कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते। 2007 का चुनाव हुआ। 2007 का चुनाव दोस्तों 11 दिसंबर 2007 का चुनाव हुआ और उसमें फिर से नरेंद्र मोदी चुनकर आ गए। कारण था वहां भी हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाया गया।
वहां भी सोनिया गांधी को निशाना बनाया गया, सोनिया गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाया गया और उस चुनाव में सोनिया गांधी को मुद्दा बना करके उस चुनाव में मौत का सौदागर किसी ने कह दिया था, उसी को इन्होंने मुद्दा बनाया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हुए 2007 में फिर से ये चुनाव जीते और ये मुख्यमंत्री बने। देश का दुर्भाग्य था, ये फिर से मुख्यमंत्री बन गए और चुनाव जीते और मुद्दा था वही हिंदू और मुसलमान का। तो इसे संयोग माने या प्रयोग, आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, अब यहां से 2007 के बाद से ही तुरंत यहां से देश का दुर्भाग्य, तब तक तो दुर्भाग्य सिर्फ गुजरात के लिए था, अब वो दुर्भाग्य पूरे देश के लिए निकल चुका था और छाने लगा था। आपको याद होगा 2007 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी हार गए तो 2007 के बाद 2 साल तक आपने ध्यान, आप लोगों को मीडिया का परसेप्शन, मीडिया का रिपोर्ट्स और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पूंजीपतियों का खेल आप याद करने की कोशिश कीजिए कि लोगों ने, पूंजीपतियों ने नरेंद्र मोदी को आगे करना शुरू कर दिया था। और एक और प्रयोग हुआ मेरे दोस्तों, 2009 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाने की कोशिश की। उन्होंने पूंजीपतियों से अपने आप को आगे करने के लिए कहा और कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के लिए घोषित किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं माने, यहीं से दुश्मनी शुरू हुई अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी में। ध्यान से सुनिए इस कॉन्स्पिरेसी को और इस षड्यंत्र को। तो 2007 के बाद से 2 सालों तक नरेंद्र मोदी पूरी ताकत, पूरी छवि, पूरा क्रिएशन, पूरा एक प्रयोग पर लगा रहे थे कि पूरी दुनिया के पूंजीपति, पूरे गुजरात के पूंजीपति या पूंजीपति जो थे वो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करें प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आडवाणी मैदान में आ गए और आडवाणी से वहीं से दुश्मनी शुरू हुई। 2009 का चुनाव हुआ मेरे दोस्तों, स्थिति ऐसी थी कि 2009 में चुनाव जीत जाते, आडवाणी चुनाव जीतने की पोजीशन में थे, लेकिन आडवाणी को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खुद ही हरवाया। यह एक प्रयोग था। 2009 में उनकी मंशा पूरी नहीं हुई तो 2014 को पक्का करने के लिए उन्होंने ही अपनी पूरी ताकत लगा दी आडवाणी को हराने में। जितने भी समर्थक थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के, उन्होंने कोई भी आडवाणी का समर्थन नहीं किया, रैली नहीं की। और यहां तक आपको भी याद होगा कि सुपरमैन मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी मात्र एक रैली की थी, वो भी हिमाचल प्रदेश में, जहां कोई महत्व नहीं था। उन्हें गुजरात में करना चाहिए था, उन्हें मुंबई में करना चाहिए था, महाराष्ट्र में करना चाहिए था, उन्हें उत्तर प्रदेश में करना चाहिए था, इन क्षेत्रों में। लेकिन उन्होंने कहीं कोई रैली नहीं की, आडवाणी की कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो अपने लिए 2009 के लिए जमीन तैयार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि आडवाणी हार जाएं, जबकि बहुत अच्छी पोजीशन थी भारतीय जनता पार्टी की जीतने की, क्योंकि बहुत ज्यादा आरोप लग चुके थे कांग्रेस पर। आप ध्यान से सुनिए प्रयोग, मैं सिर्फ कॉन्स्पिरेसी में आपके चौकीदार को रख रहा हूं, इसके लिए दूसरी कोई बात नहीं करूंगा दोस्तों। तो बड़ी साजिश के तहत 2009 में आडवाणी को हरा दिया गया, आडवाणी हार गए, अब मैदान खाली हो गया।
अब पूरी तरह से मैदान खाली हो गया। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। इससे पहले भी 2004 में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी आडवाणी के नेतृत्व में। तो फिर इन्होंने पूरी ताकत लगा दी। 2009 के बाद इन्होंने पूरी ताकत लगा दी अंतरराष्ट्रीय मीडिया, लोकल मीडिया, मीडिया गेम करना और इतनी बड़ी टीम खड़ी करना, ये सोशल मीडिया का उपयोग करना, बहुत सी तैयारियां शुरू कर दी और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति खुल करके नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलने लगे। और ये सारी तैयारियां पूंजीवादी देश और पूंजीपति कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे भारत के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आपने देखा नरेंद्र मोदी ने जितने भी घोटाले किए अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, गुजरात में जितने भी घोटाले किए, जितनी वसूलियां की, गुजरात को जितनी बुरी तरह से बेचना था बेचा, दुनिया के पूंजीपतियों को गुजरात में घुसाया और गुजरात को टके के भाव बेचा और वो बेचने से जो पैसा मिला उन्होंने इन्वेस्ट किया। कहां इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों? अपनी टीम का गठन करने के लिए, सोशल मीडिया का गठन करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को मैनेज करने के लिए, राष्ट्रीय मीडिया को मैनेज करने के लिए। उसके बाद कुछ दलाल टाइप के संतों को मैनेज किया, जैसे रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे दलालों को मैनेज किया और 2002 से ही तैयार करना शुरू कर दिए थे। आपको एक कॉन्स्पिरेसी की बात बताता हूं, इसको आप कहीं भी कैसे भी इस पर जांच कर लें, सर्च कर लें, आपको यही मिलेगा। 2002 के बाद ही रामदेव साइकिल से जेट प्लेन तक पहुंचे थे, प्राइवेट जेट तक पहुंचे थे और 2002 के बाद ही श्री श्री रविशंकर भी कहां से कहां पहुंचे थे, आपको याद होगा। और ऐसे बहुत से ठग संत मिलेंगे, कुछ तो अब जेल में हैं। ऐसे बहुत से ठग संत मिलेंगे जिनको अपने प्रचार प्रसार के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी का 2014 में प्रधानमंत्री बनने की कुर्सी के लिए ये सारे काम आते। तो बहुत से संतों को तैयार किया जा रहा था, पूंजी दी जा रही थी। और आप पूरी तरह से इसको, सरकार चाहे तो इस पर जांच उठा करके अलग से जांच कर सकती है कि इन संतों के पास 2002 के बाद से लेकर के 2014 तक जो धन आया है वो कहां से और किसके माध्यम से आया है। अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको प्रयोग समझ में आ जाएगा कि एक पूंजीवादी देश और पूंजीपतियों का एक प्रयोग था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का। तो जिन दलालों को उन्होंने तैयार किया, उन्हीं दलालों ने आगे बढ़कर के 2009 के बाद से लेकर 2014 के बीच धुआंधार प्रचार किया नरेंद्र मोदी का, धुआंधार प्रचार किया, मसीहा साबित करने में लग गए। 400 लाख करोड़ विदेशों से आएगा, हर गांव को 200 करोड़ मिलेगा, 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगी, 200 रुपए में गैस मिलेगा। पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए गए, क्या क्या झूठ बोला गया, कितनी गद्दारियां की गई, कितना देशद्रोह किया गया, कितना बरगलाया गया आम आदमी को। ये सारे संतों ने भी किया, जो आज नेपथ्य में है, क्योंकि अपनी हिस्सेदारी उसी समय ले चुके थे। और ये सब कुछ हो रहा था आपके चौकीदार के पैसे से। आप अगर बड़ी बारीकी से इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा
श्री श्री रविशंकर का पूरा अंपायर और रामदेव का पूरा अंपायर या कुछ और संत, अब उनका नाम लेना जरूरी नहीं है क्योंकि वो कुछ जेल में हैं, कुछ कहीं और हैं। तो और भी संतों के पास जो भी हुआ, जो भी आया, जो भी खड़ा किया गया, ये सारे जो अंपायर बने वो 2002 के बाद ही बने हैं और उसके बाद ही इनके पास पैसे आए हैं और ये आराम से जांच की जा सकती है। तो दोस्तों 2009 से शुरू होकर के षड्यंत्र शुरू हुआ, भारत की आम जनता के साथ झूठ का पुलंदा बांधा गया, एक आडंबर खड़ा किया गया, एक हवा बनाई गई और पूरा का पूरा झूठ, पूरे झूठ के बल पे, और उस झूठ में हम जैसे लोग भी फंसे थे। दुर्भाग्य था कि दोस्तों कि हम जैसे लोग भी फंसे थे, हम जैसे लोग भी नरेंद्र मोदी के लिए काम किए थे वाया एक दलाल, रामदेव जैसे दलाल के साथ मिलकर। तो दोस्तों 2014 आया और नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने झूठ के बल पे प्रधानमंत्री बन गए। लगा कि दुनिया में भारत को एक मसीहा मिल गया है, और क्योंकि उसने झूठ ही ऐसा बोला था, काला धन ले आएंगे सबको, हर एक आदमी को 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, 25-30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, वो नहीं कह रहा था तो उसके दलाल कह रहे थे। बात तो एक ही हुई। 200 रुपए में गैस मिलेगी, किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिंगल विंडो ट्रांजैक्शन टैक्स होगा, किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पूरा भारत बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, पता नहीं क्या क्या झूठ का अंबार लगा दिया। किसान राजा हो जाएंगे, कोई आत्महत्या नहीं करेगा, भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, भारत में रोजगार ही रोजगार होगा, कोई भी बेरोजगार भारत में नहीं रहेगा। ये सारे झूठ प्रचारित और प्रसारित किए गए। ये प्रयोग ही था मेरे दोस्तों, ये संयोग नहीं था। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए। कुर्सी पर बैठते ही देशद्रोह शुरू कर दिया। कुर्सी पर बैठते ही पहला स्ट्रोक, उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात कही थी, काले धन को एसआईटी का गठन करके सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया और काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया और पूरा दबा लिया, पूरा अंदर अंदर खा गए। किसानों की आत्महत्या रोकने की बात और किसानों को 2 गुना मूल्य देने की बात की थी, किसानों की आत्महत्या 50% और बढ़ गई, किसान बद से बदतर स्थिति में पहुंच गए। गरीबी दूर होगी कहा था, भूखमरी दूर होगी कहा था, तो भूखमरी में 55 पोजीशन में 2014 से पहले मनमोहन सिंह के सरकार में थी, भारत की पोजीशन 103 पे पहुंच गई भूखमरी में। यहां तक कि भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे चला गया भूखमरी में। गौहत्या नहीं बंद हुई, गौहत्या पर आवाज उठाने वालों को बोल दिया गया आपस में लड़के मर जाओ, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया। दोस्तों मॉब लिंचिंग का आविष्कार किया गया। छोटी सी बीच में एक कमेंट, आज मॉब लिंचिंग पर 2 संत मारे गए पालघर में, तो इतनी तड़प हो रही थी, हो रही है इन्हें, लेकिन एक संत गंगा उद्धार के लिए अनशन पर बैठता है और वो अंत तक मर जाता है, उसको पूछने भी नहीं गए, उसका हाल भी नहीं पूछने गए आपके इसी चौकीदार ने, आपके प्रधानमंत्री ने। दोस्तों इसे अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचता रहे जिससे। तो फिर क्या हुआ, लेकिन पालघर पर
पूरी मोदी मीडिया, अडानी अंबानी के चैनल पालघर की घटना पर इतना इतना बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिए, यहां तक कि सोनिया को भी घसीट लिया इस मुद्दे में। लेकिन किसी ने, इस अडानी अंबानी चैनलों ने, किसी मोदी मीडिया ने, किसी आईटी सेल ने जीडी अग्रवाल पर अपनी जबान तक नहीं खोली। वो मर गए, अनशन करके मर गए, पूछने तक नहीं गए मेरे दोस्तों। और दूसरा एक संत था, गोपाल दास, आपको याद होगा, लोगों को याद, 2014 2019 से पहले 2017-18 में तो उसे दिल्ली के जंतर मंतर पे, रोड पे दौड़ा दौड़ा कर, घसीट घसीट करके बाल उपाड़ कर मारा गया मेरे दोस्तों। वो भी एक संत था। और आपको पता होगा, चुनाव से पहले उसे किडनैप कर लिया गया, उसे बंदी बना लिया गया और उत्तराखंड के किसी जंगल में छोड़ दिया गया और चुनाव तक उसे वापस ना आने की हिदायत के साथ वहां बंदी रखा गया। आज गोपाल दास, संत गोपाल दास जिंदा भी हैं या मर गए पता नहीं। ये संतों का इनका राण रोना है। ये संतों के लिए इतनी चिंता करते हैं। ऐसे बहुत सी घटनाएं बताऊंगा तो बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां किसानों पर, संतों पर अत्याचार, और तो छोड़िए, जिस मॉब लिंचिंग का शिकार 2 संत हुए, दुर्भाग्य की बात है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इस मॉब लिंचिंग का जन्म ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस मॉब लिंचिंग को प्रमोट भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस मॉब लिंचिंग पर मॉब लिंचरों को माला पहना करके स्वागत करने वाली बात पहली बार शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी ने की। दंगाइयों को, मॉब लिंचरों को माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। माला पहना करके भव्य स्वागत होता है गाजे बाजे के साथ। तो उस देश में मॉब लिंचिंग नहीं होगी तो होगा क्या? खैर, यह भी एक प्रयोग है, इसे मैं बाद में बताऊंगा। दोस्तों, फिर बात आगे बढ़ती है। 2014 में चुनाव जीतने के बाद इन्होंने एक भी काम, गरीबी, महंगाई 30% से लेकर के 70% तक, माफ कीजिएगा, 30% से लेकर के 300% तक महंगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी, भूखमरी आपको बता दिया 55 पोजीशन से 105 पोजीशन पे पहुंच गई। भूखमरी बढ़ी, किसानों की आत्महत्या बढ़ी, बेरोजगारी तो, रोजगार तो दिए नहीं, जिनका रोजगार था वो भी छीन लिया। 45 साल पीछे भारत चला गया रोजगार में। भारत में 60 to 70% लोग जिनके पास 2014 से पहले रोजगार था वो बेरोजगार हो गए। और यह तब हुआ मेरे दोस्तों जब भारत में अनुकूल परिस्थितियां थी। क्रूड ऑयल सस्ता था, भारत के उत्पादन पे भी कोई मार नहीं पड़ी थी। इन्होंने बहुत से गिनाया। इन्होंने गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा लोग नकली ले रखे थे, राशन कार्ड लोगों के थे, दुनिया भर के और भी बहुत से जहां जहां घोटाले हो रहे थे सारे घोटाले बंद हो गए। लेकिन पैसा गया कहां? 400 लाख करोड़ रुपया, जिसका 400 लाख करोड़ रुपया जो काला धन विदेशों में था, स्विट्जरलैंड के बैंकों में था, उसे डायरेक्टली अंडरग्राउंड कर दिया और 50-50 बांट लिया और उसे डाइवर्ट करके अपने गुजरातियों को विदेशों में भेज करके उनके नाम से ट्रांसफर करवाया और उन्हें विदेशों में सेटल किया। सीधी कॉन्स्पिरेसी। उतने से भी पेट नहीं भरा मेरे दोस्तों।
तो इन्होंने 2000 रुपए का नोट लॉन्च किया और 2000 नोट रुपए का लॉन्च करके 5 लाख करोड़ का घोटाला किया। आपने देखा कि 2000 के नोट अमीरों के पास, ब्लैक मनी होल्डरों के पास घर पहुंचा करके दिए गए। हमारे और आपके पास हम लाइन में ही खड़े रह गए, हमको आपको पैसा मिला ना मिला, लेकिन उनके घरों पर पैसे पहुंचा दिए गए थे पहले ही। अब इसे क्या कहेंगे, संजोग या प्रयोग? ये सारे क्योंकि 5 साल में 2014 से लेकर 2018 तक नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया था और सब कुछ उल्टा किया था। जब प्रधानमंत्री बने थे तो भूमि अधिग्रहण बिल लाने की कोशिश की। ऐसे बहुत से प्रयोग किए हैं दोस्तों। भूमि अधिग्रहण को 2 बार इन्होंने एक ड्रकोनियन तरीके से, डलहौजी से भी ज्यादा खतरनाक भूमि अधिग्रहण बिल लाए। 2 बार कांग्रेस के विरोध के नाते वो बिल गिरा तो उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन साजिश करते रहे। लोगों का पैसा लूटा, जनधन के बहाने लोगों के पैसा बैंकों में जमा करवाए और बैंकों से पैसा अडानी और अंबानियों को दे दिया और पूरा का पूरा पैसा गायब हो गया। पूरा काला धन 400 लाख करोड़ वहां का वहां गायब हो गया। आप या आम आदमी के हाथ में एक नया पैसा नहीं आया। गरीब से गरीब हुआ, बेरोजगार से बेरोजगार हुआ। आप किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, बैंक खाली हो गए, भारत पे कर्जा ज्यादा हो गया। कितने गिनाऊं मैं? लेकिन फिर दोस्तों, मास्टरमाइंड आपका चौकीदार मास्टरमाइंड है, उसे फिर से जीतना था 2019 का चुनाव। तो 2019 का जब चुनाव जीतना था, बीच बीच में छोटे छोटे चुनाव पे प्रयोग होते रहे। आपने देखा पंजाब में हमला हुआ तो आईएसआई को ही बुला लिया गया यहां इंक्वायरी करने के लिए, वगैरह वगैरह। बहुत सी घटनाएं हुई जिनका सारा जिक्र करूंगा तो मैं 3 घंटे भी नहीं कम पड़ जाएंगे। इसे आधे घंटे में खत्म करना है मेरे दोस्तों। तो फिर इन्होंने क्या किया, इनको 2014 जीतना था, 2019 माफ कीजिएगा 2019 जीतना था। फिर इन्होंने एक बार फिर संयोग इनके लिए बनता है, यानी फिर ये एक बार प्रयोग करते हैं, फिर ये एक बार षड्यंत्र रचते हैं। इन्हें पता चल चुका था कि किसी भी कीमत पे इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। तब एक रची गई बड़ी साजिश, और वो साजिश थी पुलवामा हत्याकांड। फिर एक बार मैंने जैसे कहा कि जितने संयोग हुए, गोधरा कांड हुआ तो ये जीते, उसके बाद हिंदू मुसलमान के नाम से जीतते रहे। पहली बार लोगों को झूठ बोल करके, धोखा देकर प्रधानमंत्री बने। दोबारा फिर एक संयोग और प्रयोग होता है, और वो होता है पुलवामा हत्याकांड। पुलवामा में हमारे 44 जवानों को की हत्या कर दी गई, मार दिया गया। उसके बहाने एक ड्रामा रचा गया, आपने देखा। उसके बहाने एक क्रिएशन किया गया, और यह भी ठीक 6 महीने पहले हुआ, चुनाव के ठीक 6 महीने पहले हुआ पुलवामा हत्याकांड। क्योंकि उसे फिर से 2019 में प्रधानमंत्री बनना था, किसी कीमत पे भी वो चुनाव नहीं जीत सकता था, क्योंकि उसने पूरे देश को धोखा दिया था, कोई भी वादा पूरा नहीं किया था। तो जीतना हारना तो उसका तय था, लेकिन हार को जीत में बदलने में मास्टरमाइंड आपका चौकीदार एक बार फिर एक प्रयोग करता है, और वो प्रयोग होता है पुलवामा हत्याकांड। अब पुलवामा हत्याकांड के लिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आईने की तरह दिखती हैं। पुलवामा हत्याकांड के बाद आपने देखा एयर स्ट्राइक की बात, एयर स्ट्राइक, मिलिट्री गई, बम गिरा के आ गया, वहां कितने आदमी मरे कौन जानता था। मिलिट्री बोली मुझे पता नहीं, ये बोलते हैं 350 मरे। फिर ड्रॉप किया जाता है अभिमन्यु को, और अभिमन्यु को रेस्क्यू करवाया जाता है। यह सारा पाकिस्तान से मिलकर के यह साजिश रची गई थी।
और मतलब एक ही था, किसी भी कीमत पे 2019 को जीतना है। तो आपका चौकीदार सीधे सीधे पुलवामा हत्याकांड का जिम्मेदार है, 44 सैनिकों की हत्या का जिम्मेदार है। और उसके बाद बहुत से खुलासे हुए, आपको पता होगा, उसकी जांच भी करने नहीं दिया आपके चौकीदार ने। अभी देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया वो भी गायब है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसकी कॉन्स्पिरेसी सामने नहीं आई। ऐसे बहुत सी चीजें आपको समझ में, किसी अंधे को भी दिखाई देती हैं कि 2019 में जो घटना हुई, जो पुलवामा कांड हुआ, जो हमारे 44 जवान मारे गए, वो एक साजिश थी और यह पूरा देश जानता है। लेकिन देश जान के क्या करेगा मेरे दोस्तों? यह मास्टरमाइंड आदमी एक गलती करता है, आगे बढ़ जाता है। आप बोलते रहो जो बोलना है, आपके सामने आएगा, कुछ भी झूठ बोलेगा और बोलकर चला जाएगा। आप पीछे जो भी चिल्लाना है चिल्लाते रहो, जितना बोलना है बोलते रहो। मीडिया में जवाब देना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अभी जवाबदेही पर आते हैं। तो दोस्तों, पुलवामा हत्याकांड के जरिए उन सैनिकों की लाशों पर चढ़ करके आपका चौकीदार एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया। अब इसे संयोग कहेंगे या प्रयोग? सारे जो होते हैं घटनाएं, वो संयोग बनकर नरेंद्र मोदी के लिए ही क्यों आते हैं? मेरे समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्यों होता है, और सभी घटनाओं का फायदा सीधे नरेंद्र मोदी को क्यों होता है? बीच में एक बात और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, कि एक राजीव दीक्षित थे जो स्वदेशी प्रचारक थे। 2010 में उन्हें भी मार दिया गया, और उन्हें मारा ही इसलिए गया, अगर वो जिंदा होते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। कुछ भी होता, कोई भले ही भारतीय जनता पार्टी जीतती, कोई भी परिस्थिति बनती, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, किसी भी कीमत पे नहीं होते, और इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। ये कभी और जब स्वदेशी विषय पर बोलेंगे तो इस घटना का पूरा विवरण देंगे। तो दोस्तों, अंत में गोधरा से लेकर पुलवामा कांड तक दोबारा फिर से चौकीदार आपके सर पे बैठ गया प्रधानमंत्री बनकर के। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपका चौकीदार कुछ तो किया नहीं। सारी अनुकूल परिस्थितियों के बाद भी जीडीपी गर्त में जा रही थी, 4.5 पे आ गई थी, बेरोजगारी 45 साल पीछे चली गई थी, भारत कदम दर कदम पीछे जा रहा था, भारत में कोई भी त्योहार कभी भी खुशी से नहीं मनाया जा रहा था, भारत बुरे से बदतर होता जा रहा था। तो चौकीदार को फिर से, अब वर्तमान पे आते हैं दोस्तों, चौकीदार को फिर से एक साजिश की जरूरत थी, एक और संयोग की जरूरत थी, एक और संयोग को प्रयोग में बदलने की जरूरत थी, और तक आपके चौकीदार को वो भी चांस मिल गया, कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के बारे में सुन लीजिए। कोरोना वायरस को संयोग कहेंगे या प्रयोग? मैं प्रयोग मानता हूं। आज भारत पर इतनी बड़ी आपदा अगर है, आई है, तो उसके लिए आपका चौकीदार सीधे सीधे जिम्मेदार है। कैसे, वो भी बताता हूं। बड़ी सीधी बात आपके चौकीदार के ही शब्दों में। आपका चौकीदार कहता है कि जब भारत में कोरोना का एक भी केस नहीं था, तभी मैंने एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को आइसोलेशन में डाल दिया था। झूठ, सीधे झूठ आकर के आप लोगों के सामने बोलता है, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई प्रश्न नहीं करता। और कोई प्रश्न नहीं करता, जब सोशल मीडिया इस बात को उठाती है तो
कुछ और दलाल पत्रकारों को सामने कर दिया जाता है कि ऐसे किसी मुद्दे को घसीट कर लाओ जिससे इसे डाइवर्ट किया जा सके, तो सोनिया का मुद्दा घसीट के पालघर से जोड़ा जाता है जिससे उसे यह जवाब ना देना पड़े। दोस्तों, 30 जनवरी को पता चल चुका था, पहला केस केरला आ चुका था। आपका चौकीदार झूठ बोलता है कि कोई केस नहीं था, तब से हमने क्वारंटाइन कर दिया था, यह झूठ बोलता है। झूठ तो मेरे दोस्तों, अब झूठ की बात अगर कहें तो मैं नहीं समझता। मैंने कहा, पहले भी मैं कह चुका हूं मेरे दोस्तों कि मैं रिसर्च करता हूं, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं रिसर्च करता हूं। और मैं इन 7 सालों में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर के आज तक मैं नरेंद्र मोदी पर ही रिसर्च कर रहा हूं। और यह रिसर्च मेरा 2001 से लेकर के आज तक है। और इस 2001 से लेकर आज तक में मुझे एक भी बार, एक भी जगह, एक भी शब्द नरेंद्र मोदी द्वारा बोला गया सत्य नहीं मिला है। यह मेरे रिसर्च का विषय है मेरे दोस्तों, और इस पर मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूं कि किसी के भी सामने मैं यह प्रूव कर सकता हूं कि 2001 से लेकर के 2001 से लेकर 2020 तक आपका चौकीदार, आपका प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी मंच से एक भी शब्द सत्य नहीं बोला है। इट्स फैक्ट, इट्स ट्रू, यह सत्य है, यह मेरा रिसर्च है। और इस पर मैं किसी से भी डिबेट कर सकता हूं और किसी को भी चैलेंज कर सकता हूं। कोई भी बताए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कब, कहां, क्या सच बोला था, नहीं मिलेगा आपको चैलेंज। तो 2001 में ही जब 30 जनवरी को ही कोरोना वायरस भारत में आ गया था, और वैज्ञानिक भी कह दिए, WHO भी कह दिया, वैज्ञानिक भी कहने लगे, लोगों को भी समझ में आ रहा था कि अगर कोरोना वायरस भारत में आएगा तो फ्लाइट में बैठ के आएगा, तो अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया? तो नमस्ते ट्रंप कैंसिल क्यों नहीं किया गया? नमस्ते ट्रंप आराम से कैंसिल हो सकता था, क्योंकि वो व्यक्तिगत प्रोग्राम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी और ट्रंप का, तो कैंसिल हो सकता था, वो ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि साजिश रचनी थी मेरे दोस्तों, अगेन एक प्रयोग करना था भारत पे। क्योंकि आपका चौकीदार 7 सालों से पूरी तरह से भारत में एक भी कदम भारत को आगे बढ़ाने में फेल हो गया था, उस पर पर्दा डालने के लिए उसने जानबूझकर नमस्ते ट्रंप कैंसिल नहीं किया, उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया, उसने जानबूझकर। अगर आपका चौकीदार सामने झूठ बोलता है कि उसने क्वारंटाइन किया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को, मेरे दोस्तों 18 मार्च तक मेरे पास प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट आई, उसमें लोग उतरे और अपने घर गए, किसी से कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, कोई चेकअप नहीं हुआ। बड़ी साजिश के तहत और बड़ी सफाई से कोरोना वायरस को भारत में फैलने दिया गया, पूरी तरह से भारत में उसे फैलाया गया। और इसीलिए नमस्ते ट्रंप इसीलिए कैंसिल नहीं किया गया कि अगर कैंसिल कर देंगे तो तुरंत उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। कैंसिल करने का कारण उनको यही देना पड़ेगा क्योंकि उसके पहले वुहान तबाह हो चुका था, उसके पहले अमेरिका में तबाही शुरू हो चुकी थी, स्पेन, इटली जैसे देश घुटनों के बल गिर चुके थे। ऐसी स्थिति में भारत ने कोई कदम नहीं उठाया। आपका चौकीदार नमस्ते ट्रंप को कैंसिल नहीं किया और आपका चौकीदार अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लॉकडाउन नहीं किया, अंतरराष्ट्रीय आवागमन जारी रखा, क्योंकि वो आपके चौकीदार को कोरोना वायरस भारत में वेलकम करना था, चाहिए था। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए, अपने अकर्मण्यता पर पर्दा डालने के लिए आपका चौकीदार चाहता था कि भारत में कोरोना वायरस आए और इसी के बहाने हमारी कमियां खत्म हो जाएं। 2014 माफ कीजिएगा,
24 फरवरी तक, 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप किया जाता है, नमस्ते ट्रंप कैंसिल नहीं किया जाता, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट खुले रहते हैं, कोरोना वायरस को पूरी छूट दी जाती है। कोरोना वायरस दुनिया से बैठ के आता है, आता रहता है, भारत में घुसता रहता है और फैलता रहता है। नमस्ते ट्रंप के साथ ही कई हजार लोग आए होंगे विदेशों से, उनके प्रोग्राम्स के लिए, उनकी टीम के रूप में, वो भी, और जबकि अमेरिका खुद इतना बड़ा पीड़ित था, और आगे आप देख रहे हो अमेरिका का क्या हाल है, और उसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। मेरे दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है कि आज आगरा, दिल्ली और अहमदाबाद सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से पीड़ित है। कोई भी मीडिया जो अनाप शनाप बक रही है, जो अनाप शनाप मुद्दे उठा रही है, कोई भी मीडिया एक सवाल अपने प्रधानमंत्री से नहीं कर सकती, एक सवाल अपने चौकीदार से नहीं कर सकती कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, नमस्ते ट्रंप क्यों होने दिया गया, नमस्ते ट्रंप के बहाने भारत में कोरोना वायरस को क्यों घुसाया गया। दोस्तों, साजिश खत्म यही नहीं हुई। नमस्ते ट्रंप से जितने भी कोरोना वायरस के रोगी भारत में आए रहे होंगे, विदेशों से आए, उनको वो पूरी तरह से फैला नहीं था। आपको पता होगा, नमस्ते ट्रंप के बाद भी सैकड़ों में ही, कुछ सौ ही कोरोना वायरस के मरीज सामने आए थे। तो इसके लिए उसे चालू रखा गया, उसे जारी रखा गया, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू रखा गया, उसे जारी रखा गया। कोई क्वारंटाइन नहीं हुआ, कोई चेकअप नहीं हुआ, कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, कहीं लॉकडाउन नहीं हुआ अंतरराष्ट्रीय। और आपका चौकीदार फिर एक साजिश रचता है कि इसे और भी प्रोलॉन्ग किया जाए, कोरोना वायरस को थोड़ा और बढ़ने दिया जाए, इतने से काम नहीं चलेगा। तो वो क्या करता है आपका चौकीदार? आपका चौकीदार इंतजार करता है 23 मार्च तक। 22 मार्च को आपका जनता लॉकडाउन करवाता है, आपसे तालियां बजवाता है, थालियां बजवाता है, ड्रामे करवाता है, लेकिन 23 मार्च तक रुका रहता है। 23 मार्च को जब मध्य प्रदेश की सरकार बना लेता है, उसके बाद 24 तारीख को रात को आकर के अचानक आपका चौकीदार लॉकडाउन करता है, क्योंकि तब उसे समझ में आ चुका होता है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, इसके बाद भी साजिश जारी है, पूरी तैयारी कर चुका है, पूरी इजाजत दे करके तबलीगी जमात वालों को दिल्ली में इकट्ठा होने दिया। यह प्रोग्राम महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र कैंसिल कर दिया था। यह पूरी साजिश के तहत, उस साजिश में आपकी सरकार शामिल थी, क्योंकि तबलीगी जमात में इतने लोग अगर थे तो वो सभी एयरपोर्ट से ही, ज्यादातर जो बाहर से आए थे, जो रोग लेकर के आए थे, जो फ्लाइट में बैठकर कोरोना लेकर आए थे, वो तो वीजा, पासपोर्ट और एयरपोर्ट से ही आए थे। और अगर आपका चौकीदार यह कहता है कि पहला केस यानी 30 जनवरी से पहले ही पूरा एयरपोर्ट लॉकडाउन कर दिया था, एयरपोर्ट स्क्रीनिंग पे डाल दिया था, तो वो जमाती पहुंचे कैसे? आपका चौकीदार साजिश करता है, आपका चौकीदार पूरी साजिश करके जमातियों को वहां इकट्ठा होने देता है। अब यह घटना होती है, लॉकडाउन करता है। लॉकडाउन करने के बाद तो अमूमन जो जहां था वहीं फंस गया, और फिर उसके बाद जमातियों का मुद्दा सामने ला करके एक पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश करता है, पूरी तरह से। पूरे अपने अडानी अंबानी मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेल, अभी अडानी अंबानी की जो मीडिया है, जो आज की मीडिया है, गोदी मीडिया, वो भी आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी का। जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बोलता है वही मीडिया में दिखाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता मेरे दोस्तों। तो पूरी ताकत लगा दी जाती है एक विलन की तलाश में, और वो विलन मिलता है उसे जमातियों के रूप में। एक बार भी ये दोगली मीडिया पलट करके आपके प्रधानमंत्री से एक सवाल भी नहीं पूछती। मुझे आश्चर्य है मेरे दोस्तों, मैं खुल करके ये बात बोल रहा हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि एक डीएम अगर
आप समझ लो, डीएम से लेकर के चपरासी तक, एक डीएम से लेकर के चपरासी तक, एक डॉक्टर से लेकर के वार्ड बॉय तक, सबसे पूछताछ होती है, सबको दंडित किया जाता है। और अगर किसी के काम में कोई कमी निकलती है, अभी देखा आपने आगरा कांड हुआ, आगरा में जानवरों जैसा बर्ताव हुआ कोरोना पीड़ितों के साथ, तो उन पर कार्रवाई हुई, उन्हें सस्पेंड किया गया, सब कुछ किया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, और प्रधानमंत्री से यह मीडिया इस्तीफा क्यों नहीं मांगती। प्रधानमंत्री से आप या देशवासी या भारत के लोग इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? क्या आपका प्रधानमंत्री दोषी है? आप डीएम तक, आप डीएम से चपरासी तक, आप डॉक्टर से वार्ड बॉय तक, सबको आप दंडित कर रहे हैं, तो आप अपने पीएम को क्यों नहीं दंडित कर सकते? आप अपने पीएम से क्यों नहीं पूछ सकते कि उसने समय से पहले अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन क्यों नहीं किया? और दोस्तों, अगर जैसा झूठ बोल रहा है आपका प्रधानमंत्री, अगर वो सचमुच वही सच किया होता, अगर फरवरी के पहले सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन कर देता, तो आज 10 कोरोना पीड़ित भी भारत में नहीं होते, भारत लॉकडाउन नहीं होता, भारत इतना पीछे नहीं जाता। भारत 70 लाख करोड़ का नुकसान भारत का नहीं होता। तो इसे संजोग कहेंगे या प्रयोग? यह एक प्रयोग है मेरे दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी अपने आप को बचा लें। इतने दिनों तक जो लूट करके अडानियों अंबानियों को पाटा है, अमेरिका और चीन का फायदा पहुंचाया है, जो देश से देशद्रोह किया है, उस पर कोई उंगली ना उठाए। और है कोई, मैं चैलेंज करता हूं, है कोई मर्द जो इन चीजों पर मुझसे बहस करे, डिबेट करे, सवाल उठाए, मैं उसे साबित करके दूंगा। तो दोस्तों, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, आपका चौकीदार पूरे भारत को अपनी छवि बरकरार रखने के लिए उसके ऊपर कोई अंगुली ना उठाए, उससे भारत की विपदा, भारत की आपदा, भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी, महंगाई पर कोई सवाल ना करे, इसके लिए कोरोना वायरस को इंपोर्ट कर लेता है भारत में। नरेंद्र मोदी जो झूठ बोल रहे हैं, अगर उतना ही सच होता, नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने जब कोई केस नहीं था भारत में तभी कदम उठा लिया था। तो नरेंद्र मोदी को सामने आकर के, मैं कहता हूं ना कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलकर चले जाते हैं और पीछे आप चिल्लाते रहो, कोई बोलने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता ये ताली बजाने वाले हो गए हैं हिजड़े, वो तो पूछेंगे नहीं, विपक्ष में उतना दम नहीं है। हम और आप अगर सोशल मीडिया से बोलते हैं तो वो भी आवाज कहीं तक पहुंचती, कहीं तक नहीं पहुंचती है। कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला है? आप छोटे से छोटे कार्यकारी, एक अगर चपरासी, अगर एक झाड़ू वाला, एक सफाई कर्मचारी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। एक डीएम अगर नहीं निभाता, उसे सस्पेंड कर दिया। फिर प्रधानमंत्री को सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? और नमस्ते ट्रंप करने के लिए, और नमस्ते ट्रंप के कारण भारत को कोरोना की आग में झोंकने के लिए, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री पर एफआईआर होनी चाहिए। एक कोरोना पीड़ित अगर दोषी हो जाता है, अगर पीड़ित है, तो उसे भी ये दोषी मान रहे हैं, उसे भी ये दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसे दोषी मान रहे हैं। और जो कोरोना लेके आता है भारत में, फैलाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंपोर्ट करता है, सब कुछ करता है, उसे कुछ नहीं कहते। कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा अन्याय है मेरे दोस्तों। और इसे आप कैसे सह रहे हैं? यह देश कैसे सह रहा है? इतने बड़े प्रयोग को, यहां मैंने कहा कि गोधरा से पुलवामा तक इनका पूरा इतिहास संयोग और प्रयोग से भरा पड़ा है। लेकिन अगर वो सब छोड़ करके आज हम कोरोना पर बात करें, तो कोरोना भी एक साजिश का प्रयोग है। कोई क्यों नहीं बोलता? कोई पूछता क्यों नहीं? एक बार या आपका चौकीदार आता है
कुछ भी बोल के चला जाता है, जो मन में आए बोल के चला जाता है, झूठ सच कुछ भी बोलेगा, कोई पूछेगा भी नहीं। अब आपका चौकीदार सोशल मीडिया में भी चल रहा है, मीडिया में भी इनडायरेक्टली सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई जब कोरोना का एक भी केस नहीं था आपने कर दिया, तो कोरोना वायरस आया कैसे भारत में? लेकिन कोई जवाब देने के लिए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारी जवाब देंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मंत्री जो भी हैं सब हिजड़े हो चुके हैं, तो जवाब देगा कौन? आपका प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया में बोलता नहीं, किसी का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपका प्रधानमंत्री दबा के झूठ बोलता है, डंके की चोट पे। और जानते हैं, मैं अगर मैं किसी बात के लिए अपने प्रधानमंत्री को, किसी बात के लिए आपके चौकीदार को अगर शाबाशी देना चाहूं, यस वेलकम, शाबाशी देना चाहूं, तो मात्र एक काम है और वो है झूठ, मात्र झूठ। दबा के झूठ बोलता है, विंदास धड़ाधड़ झूठ बोलता है और झूठ बोलकर चला जाता है, दोबारा आता है दूसरा झूठ बोलता है। आप पीछे वाला झूठ लेकर के लड़ते रहो। अभी हम पीछे वाला झूठ लेकर के बैठे हैं कि भाई आपने कब, कहां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां लॉकडाउन किया था, कहां क्वारंटाइन किया था, अगर किया था तो कैसे आ गया कोरोना? हम तो उसी पर लेकर बैठे, आएगा अभी, फिर आएगा, अभी आया झूठ बोल के चला गया, फिर आएगा फिर झूठ बोल के चला जाएगा। कहने का मतलब दबा के झूठ बोलता है, सब बिंदास। तो दोस्तों, जिस आदमी ने पूरे भारत को एक प्रयोगशाला बना दिया है, पूरे भारत को अपनी छवि चमकाने के लिए एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो आदमी, आपका प्रधानमंत्री, आपका चौकीदार, जो पूरे भारत के भारतवासी 130 करोड़ जनता की 130 करोड़ जनता की जान को दांव पर लगा करके एक प्रयोग करता है, कोरोना वायरस भारत में लाता है और फैलाता है, मात्र इसलिए कि उससे अब जीडीपी की कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल की महंगाई की बात नहीं करेगा। आपने देखा अंतरराष्ट्रीय में 0 पर पेट्रोल चला गया, फिर भी आपको 70-80 रुपए लीटर ही पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज भी हमारे जो देश के कर्णधार हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो तो अमीरों के हैं। यह भारत उनका बनाया हुआ नहीं है मेरे दोस्तों। सच्चाई तो यह है कि अगर भारत का निर्माण किसी ने किया है तो वो है मजदूर, और वही मजदूर आज भिखारी से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जी रहा है। यह अपमान कैसे यह देश सह रहा है मैं नहीं जानता। इस अपमान पर कैसे आपका प्रधानमंत्री चुप है मैं ये नहीं जानता। आपका चौकीदार एक भी बात बात पर ड्रामा करने वाला, बात बात पर आंसू बहाने वाला, बात बात पर नौटंकी करने वाला एक शब्द भी नहीं बोला है अभी तक। जितने मजदूर भूख से मर गए हैं उन पर एक शब्द भी नहीं बोला है। ये वही चौकीदार है मेरे दोस्तों, जहां 200 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े होकर के नोट बदली, नोट लॉन्चिंग, 2000 नोट लॉन्चिंग की लाइन में खड़े होकर मर गए, और आपका चौकीदार एक ट्वीट भी नहीं किया था। यह वही चौकीदार है मेरे दोस्तों कि आज भारत में लोग भूख से ज्यादा मर रहे हैं, कोरोना से भी ज्यादा भूख से मर रहे हैं। कोरोना से कम भूख से ज्यादा मर रहे हैं। एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में मर रहे हैं। यह कैसी व्यवस्था है? यह कैसा लोकतंत्र है? यह कैसा देश है? यह कैसा चौकीदार है? यह कैसा प्रधानमंत्री है? आईने में वो अपनी शक्ल देखता है या नहीं देखता? अगर वो अपनी शक्ल वो आईने में नहीं देख सकता, तो अपने आसपास खड़े जो उसके पार्टी के मंत्री हैं हिजड़े,
उनकी आंखों में अपनी शक्ल देख लेता तो उसे पता चलता कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है। जिनके बल पे पूरा भारत है मजदूर, उनकी व्यवस्था किए बगैर लॉकडाउन कर दिया जाता है और वो लोग आज अनाथों की तरह मौत मर रहे हैं। क्या गुजरात के लोग आज ये आवाज नहीं उठा सकते, अपने चौकीदार से ये सवाल नहीं पूछ सकते कि नमस्ते ट्रंप के नाते आपने अहमदाबाद को में आग लगा दी? और क्यों नहीं पूछ सकते? वैसे भी जाते जाते एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ साजिश कर सकते हैं, ये सवाल नहीं कर सकते। ये घपला कर सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं, ये मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इनका डीएनए ही ऐसा है। दोस्तों, फिर कभी मैं डीएनए पर फिर कभी बोलूंगा। मैं समझता हूं, मुझे जो कहना था आज के लिए, जो मैंने चुना था सब्जेक्ट, कि आपका प्रधानमंत्री यानी आपका चौकीदार संयोग या प्रयोग, और इसे गोधरा से लेकर के पुलवामा होते हुए हमने आज कोरोना वायरस तक इस विषय को लेकर आया। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोला हूं, अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, तो जो भी ठीक लगे इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मेरा अगला सब्जेक्ट होगा, मैं अगले सब्जेक्ट जब आपके साथ लेके आऊंगा, तब मैं चौकीदार के डीएनए पर भी बात करूंगा। वैसे मेरे बहुत से वीडियो इस सब्जेक्ट पर हैं, लेकिन इसके लिए मैं स्पेशली कभी आप लोगों के बीच जरूर इसको लेकर आऊंगा। दोस्तों, मेरे इसी पेज पर मेरा फोन नंबर है। आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो जो ऊपर वाला फोन नंबर है 8838725643, उस फोन के जरिए आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजिए, मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, शातिरों से घिरे हुए हैं, क्योंकि जब आपका नेतृत्व, जब सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति साजिश करता है, तो पूरा देश उसकी कीमत चुकाता है। दोस्तों, मैं फिर दूसरे दिन आप लोगों के सामने और एक विषय को लेकर के आऊंगा। यहां मैंने आपको संयोग और प्रयोग की पूरी व्याख्या गोधरा से लेकर के पुलवामा होते हुए कोरोना तक लेके आया हूं। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आप सभी से मेरी विनती है कि सावधान रहें, घर में रहें, चौकीदार के किसी वादे पर ना जाएं। वो हमेशा गुमराह करता है और गुमराह करके अपने पापों को दूसरों के कंधों पर, दूसरों के सर पर थोपने की कोशिश करता है। तो सबसे ज्यादा आपको सावधान रहने की जरूरत है इस व्यवस्था से, क्योंकि जब राजा संस्कारी ना हो, जब राजा षड्यंत्र करे अपनी प्रजा के साथ, तो प्रजा को कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतने की जरूरत रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।